क्योंकि एक ज़बरदस्त सर्वे आया है, आप लोगों को हम उससे वाकिफ़ कराना चाहते हैं। सिविक पोल एनालिसिस कमेटी यानी कि सी पैक जो सर्वे एजेंसी है, बहुत मशहूर और मारूफ एजेंसी मानी जाती है, उस एजेंसी ने एक ज़बरदस्त धमाका खैज सर्वे पेश किया है, जिसका रिज़ल्ट ये है कि जिस सर्वे रिपोर्ट जो पेश की गई है उसमें फिर से एक मर्तबा बीआरएस पार्टी को सबक़त मिल रही है, यानी कि मेजॉरिटी मिल रही है आने वाले लोकसभा इंतखाबात में। तो ये जो है सर्वे बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से सारी रियासत में किया गया है। पिछले 4 महीनों की हुकूमत की कारकर्दगी पर यह सर्वे हुआ था और आने वाले दिनों में जो लोकसभा इंतखाबात हैं अगले महीने की 13 तारीख को, उस सिलसिले में भी ये सैम्पल्स ये लोग सर्वे कर चुके हैं, सैम्पल्स लेकर, और बड़ी बारीकी से हर असेंबली हलक़े में जाकर, हर मौज़े में जाकर इसको अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्वे में फिर से बीआरएस पार्टी को जो है 8 सीट जीतने की उम्मीद जताई है। 8 सीटों पर यानी कि 8 एमपीज़ बीआरएस पार्टी के जीत सकते हैं और कांग्रेस के 6 जीत सकते हैं, बीजेपी के 2 और एमआईएम के 1। तो जिस तरह के क़यास आराइयाँ हो रही थी कि पिछले असेंबली इंतखाबात के बाद बीआरएस पार्टी का काम हो गया, बीआरएस पार्टी जीत नहीं सकती, बीआरएस पार्टी का लोकसभा में कुछ नहीं होगा, लेकिन हालात कुछ और बताते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अलग है। अब देखिए, आप कल के सुल्तानपुर के जलसे की मिसाल दे सकते हैं आपको कि वहाँ का जो रद्द-ए-अमल था, वहाँ का जो रिस्पांस लोगों का था, वो देखने लायक था। क्योंकि हर कोई परेशान है, किसी को रैयतु बंधु नहीं मिला, किसी को पेंशन नहीं मिला, किसी को रमज़ान के पैकेट नहीं मिले, किसी को इफ्तार की इमदाद नहीं मिली, किसी को कुछ ना कुछ। बहरहाल यहाँ तक कि इस तरह है कि टिमरीज़ के जो है जो स्टाफ होते हैं उन लोगों को भी तनख्वाहें बराबर नहीं मिल रही हैं। तो इस तरह के हालात रियासत में हैं, तो इसका असर तो आने वाले इंतखाबात पर पड़ेगा। अब पानी की जो क़िल्लत है, पानी की जो शॉर्टेज है, पिछले 10 साल में कभी नहीं थी। अब देखिए, आप एक टैंकर बुक करते हैं तो 24 घंटे के बाद आता है। और टैंकर बुक करने की वजह क्या है, टैंकर बुक करने की नौबत क्यों आई? और अब देखिए, अब पावर कट भी शुरू हो चुका है। कब करंट रहेगा, कब नहीं रहेगा, ये कोई बता नहीं सकता। तो बहरहाल आज हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए एक सीनियर तरीन क़ायद, जो पहले पीसीसी प्रेसिडेंट हुआ करते थे अक़लियती सेल के कांग्रेस पार्टी में, और हमारे साथ आज बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं, आली जनाब मोहतरम शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। सोहेल भाई, समझ गए होंगे आप? जी हाँ। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, आप काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं ख़ैम भाई जी। इनकी गवर्नमेंट आने के बाद हम जैसा पहले ही बता चुके थे आपको कि रेवंत रेड्डी पब्लिक के लिए तो मैंने समझता कि चीफ मिनिस्टर बने हैं। वो बने जब से आप देखिए फर्स्ट डे से रिवेंज पॉलिसी पे आए, आवाम को छोड़ दिए, 6 गारंटी छोड़ दिए। सबसे बड़ी बात कि वो माइनॉरिटीज़ के साथ जो प्रॉमिसेस किए थे 4000 करोड़ का सब प्लान का, ये जितने भी माइनॉरिटीज़ को जब वफ़ के प्रॉपर्टी सेव करने का, जितने भी आप एक्चुअली इनके तो पूरे 420 वादे हैं, ये सारे पूरे एक तरफ है। आवाम बस एक कुर्सी दे दी। वो भी मैं समझता हूँ आज जो लोगों का रद्दमल है, उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि टीआरएस गवर्नमेंट नहीं बनाएंगी बोल के, मगर क्योंकि कुछ लोग, कुछ वोटर्स कांग्रेस के फेवर में गए थे, कुछ उम्मीद थी कुछ अच्छा होगा, आज वो भी परेशान हाल है। किसी को, जैसे कि आप पूरे पॉलिसीज़ बता चुके हैं, रैयतु बंधु के बारे में बता चुके हैं, टिमरीज़ के बारे में बता चुके हैं, पावर कट भी आप बता चुके हैं, पानी का प्रॉब्लम भी आप बता चुके हैं। आज जो बेसिक लोगों को जो ज़रूरत है वो गवर्नमेंट नहीं फुलफ़िल कर रही है, लिहाजा इसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा कांग्रेस को।
कांग्रेस इस वक्त आप देखिए, आप पिछले 4 महीनों में किसी भी वादे की तरफ बात नहीं किए, हर चीज़ को डाइवर्ट करें। कभी टेप रिकॉर्डिंग केस में कर दिए, कभी मोदी को खुश करने की कोशिश कर दिए। उनको मालूम है कि हम चला नहीं सकते, तो मोदी का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। और राहुल जी, कांग्रेस के अडले जी को पूरा कचरे के डब्बे में डाल के रखे हुए। सिर्फ मेरे को चीफ मिनिस्टर बन गया, मैं 5 साल गुजारना है, मैं कुछ भी बोलूँगा गुजारूँगा। तो ये वजह से तो पब्लिक का रिएक्शन बहुत, मुझे उम्मीद थी कि 10 सीटों तक शायद हम जाएंगे, क्योंकि लेकिन अभी टाइम है ना। हाँ, और जैसा हम लोगों का रिएक्शन देख रहे थे, कहीं पे पहली बार ऐसी बात है, पहली बार हमको ये देखने में आया है। मैं भी ऑलमोस्ट 35 ईयर्स होने को आ रहे, कई इलेक्शन देख चुका हूँ। कौन सी भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने के बाद आवाम को ये आता था कि भाई थोड़ा टाइम दो उनको, अभी आया टाइम दो, आवाम का ये तासुरात देते थे। मेरे पहली बार है कि आवाम खुद चाह रही थी कि नहीं, केसीआर साहब कुछ भी करना, आगे बढ़ जाना, इनको गिरा देना। और केसीआर साहब बोलते कि नहीं, इनको रहने दो। तो आज वो केसीआर साहब की हिकमत जो थी, वो आज पब्लिक के जरिए जाहिर हो रही कि इसको बैठने दो, इन्हें झूठ का पुलंदा लेके बैठा हुआ है, पब्लिक खुद इसका तमाशा दिखाएंगी। सोहेल भाई, मैंने आपको एक सेट दिया है, उसमें किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं, आप उस पर ज़रा रोशनी डालिए बीआरएस के सीटों पर। जी हाँ, इसमें जो है बीआरएस की 8 बताया गया है। जी हाँ। और ये जो सर्वे है सीपैक, मैं समझता हूँ एक बेस्ट इनके पास टीम है। और ये लोग जो है सर्वे बहुत ही नेचुरल तरीके से करते हैं। तो ये 8 कांग्रेस बीआरएस को बता रहे, 6 कांग्रेस को बता रहे, 2 बीजेपी को बता रहे, 1 माही को बता रहे। मैं जितना मतलब ये दिनों में जितना देखा हूँ, उसमें से मेरे को ऐसा लगता था कि भाई 8 से 10 कैसा भी बीआरएस की तरफ आएंगे, क्योंकि आवाम हर तबका नाराज़ है। स्टूडेंट नाराज़ है, किसान नाराज़ है, जॉब होल्डर्स नाराज़ है, एम्प्लॉय नाराज़ है, इवन यहाँ तक के जो डिपार्टमेंट के लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट करते वो भी नाराज़ है। तो इतनी नाराज़गी इतने कम वक्त में कोई गवर्नमेंट को आई, तो मैं समझता हूँ ये पहली गवर्नमेंट है हमारी हिस्ट्री में। और जहाँ तक माइनॉरिटीज़ इशू का सवाल है, तो माइनॉरिटीज़ पूरे तेलंगाना में क़य्यूम भाई 2 चीज़ को देख रहे हैं, मोदी के अल्टरनेट देख रहे हैं। मगर आज पहली बार तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ बताए कि भाई हमको जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा, जो मोदी के ख़िलाफ़ हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, जो हमारे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ठहरा रहेगा, हम उसका साथ देंगे। जिसका सर्वे ये बताता है, पढ़ के मतलब देख के खुशी भी होती है कि तेलंगाना में वो सेकुलर ताकतें जो केसीआर साहब की कोशिशें थी कि 9 साढ़े 9 साल में जो है सेकुलरिज्म तेलंगाना का ख़राब नहीं हो, उसकी आज जो है फल मिल रहा। समझिए आप कि इतना सब होने के बावजूद भी आवाम वहीं जा रही है जहाँ से राहत मिल सकती है। जी। तो नाजरीन, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, और भी बहुत कुछ बाकी है, देखते रहिए टी न्यूज़। नाजरीन, आपका फिर एक बार खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं उस सर्वे पर जिसमें ज़बरदस्त सर्वे रिपोर्ट आई है और जिसने 8 सीटें बीआरएस को दी हैं, 6 सीटें कांग्रेस को दी हैं, 2 सीटें बीजेपी को और 1 एमआईएम को दी हैं। ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है, सिविक पोल एनालिसिस कमेटी सीपैक, उनका सर्वे रिपोर्ट आया है। तो उस सिलसिले में बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सोहेल भाई, ऐसा दिख रहा है इसमें देखें तो, मैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तो नहीं बात करूँगा, क्योंकि इसमें इसको थोड़ा राज में रखना है। तो बात ये है कि हिंट दे सकता हूँ थोड़ी सी, वो ये है कि बीजेपी के बाद सीटें बीआरएस को आ रही, तो बीजेपी से लोग जो है बेजार हो गए हैं, बीआरएस की तरफ पलट रहे हैं। आप असेंबली इलेक्शन देखेंगे क़य्यूम भाई, तो बीजेपी और रेवंत रेड्डी सिक्के के 2 रुख हैं, कोई अलग अलग नहीं है। हम चीख के बोले, आज पब्लिक आवाम उसको महसूस कर चुकी है। हम असेंबली इलेक्शन में भी आप देखिए, जहां पर बीजेपी के स्ट्रांग लीडर्स इलेक्शन लड़ रहे थे, कांग्रेस बिल्कुल डिम्मी कैंडिडेट डाले थे, चाहे अरविंद के साथ हो या संजय के साथ हो या
हमारे जो बीआरएस से जो गए थे खायद, जो बीजेपी से लड़ रहे थे, उनके साथ हो या रघुनंदन के साथ हो, किसके भी साथ होगा, आप देखिए जहाँ पर इनके जो अच्छी पर्सनालिटीज़ थे वहाँ कांग्रेस का ना कोई प्रचार हुआ, ना कोई हाईकमांड का कोई आदमी वहाँ पर कोई जलसे में गया, ना कोई रेवंत रेड्डी या कोई एक ऐसा यहाँ का क्रीम लीडर वहाँ पर प्रचार के लिए गया। ये खुली बात है, आवाम समझ में आ गया आवाम को कि भाई ये दोनों एक है। और बीजेपी के जितने एमपीज है पिछले 5 साल में, इवन किशन रेड्डी साहब की बात ले लो आप, बीजेपी का कैडर, आरएसएस का कैडर भी नाराज है उनसे, क्योंकि वो किसी से काम करे नहीं। तो आवाम आज बीजेपी या टीआरएस या कांग्रेस नहीं, आवाम वो देख रही है कि जो हमारे दिलों में हमारे साथ रहेगा, हमारे मुश्किल में साथ रहेगा, उसको हम वोट देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी जितना कम्युनल पोलराइजेशन करना चाह रही थी यहाँ पर तेलंगाना में, कहीं पर रेवंत रेड्डी साहब भी छोटे मोटे चीज़ों में मदद की है। कई अभी तक देखिए आप 4 महीने में कई दंगे हो चुके हैं। तो ये सारे चीज़ों को तेलंगाना की आवाम जान चुकी है। बोले कि अगर से रोकना है तो इनको रोक दो। और वहाँ पर अब समझता हूँ मैं आपको, जितना भी अभी भी आज भी देखिए आप, करीमनगर में इनके पास आज तक गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट है, मगर इनके पास कैंडिडेट नहीं ठहरा रहे। आज उनकी लिस्ट में है ही नहीं करीमनगर में नाम। तो जहाँ पर भी इनको बीजेपी का जो स्ट्रांग लोग है वहाँ पर ऐसे डिम्मी आदमियों को डाल रहे हैं जिसकी वजह उनको समझ में आ रहा कि भाई, पब्लिक को समझ में आ रहा कि ऐसे फिक्सिंग है। तो लिहाजा खम्मम जैसा जो है उनका गढ़ है खम्मम, जहाँ पे तकरीबन सीटें उन्होंने जीती हैं एक छोड़ के, लेकिन वैसी जगह पे भी कांग्रेस को लॉस हो रहा है। नहीं, खम्मम में आप देखिए लास्ट टाइम जो है ना, जो हमारी मार्जिन आप पूरा तेलंगाना में देखेंगे तो हमारे मार्जिन ज़्यादा ज़्यादा उस लॉन्ग मार्जिन से नहीं हारे हम, बिल्कुल कम मार्जिन से हारे हुए हम। और खम्मम में देखिए आप, हम शुरू से कहते हैं कांग्रेस आने के बाद आपस में लड़ती है। खम्मम जैसे स्ट्रांग उनके होल्ड में भी आज भट्टी साहब, पंगलेडी श्रीनिवास रेड्डी, ये ग्रुप अलग लड़ रहा है आपस में। अभी वहाँ पर कैंडिडेट फाइनल नहीं कर सक रहे वो लोग, जबकि उनका स्ट्रांग गढ़ है। तो पब्लिक तो वो दिखेंगी कि भाई हमारे को हमारी बात कौन सुन सकता है। और ये जो इलेक्शन है, पब्लिक को सिर्फ मैसेज देना है कि डेमोक्रेसी को बचाना है तो केसीआर के साथ, रीजन पार्टी के साथ जाना ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस आज रीजन पार्टी से मच होकर चल रही है। कांग्रेस नॉर्थ में आप देखिए, आप कांग्रेस नॉर्थ में पूरी को ख़त्म हो चुकी है। आप एक हिमाचल प्रदेश छोड़ के नॉर्थ में कांग्रेस का कोई एक ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर कांग्रेस है। तो कांग्रेस आज, मज़े की बात तो यह है कि पूरे रीजन पार्टियों के साथ मिल के चल रही है। अब यहाँ पर केसीआर साहब से दूरी अख्तियार करे हुए, क्या वजह से करे हुए है, क्यों इंडिया अलायंस में आप नहीं लाना चाह रहे, वो आपकी मर्ज़ी है। मगर आवाम जानती है कि इंडिया अलायंस में सबसे ज़्यादा सेकुलर कोई हो सकता है तो वो केसीआर हो सकता है। तो वो वजह से जो है आज खम्मम देखिए आप, खम्मम और जितना तेलंगाना का हमारा इस स्टेट में जितना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, आप देखेंगे तो आपको 60-70% जो लोग जो पढ़े लिखे मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको ये नहीं हो सकता कि आप भड़का नहीं सकते। लोग जानते हैं आपके अंदर, आपका चेहरा भी जानते हैं, आपके अंदर की प्लानिंग भी जानते हैं कि लोग। तो ये बहुत ही सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा इलेक्शन रहेगा तेलंगाना का, जिससे पूरी इंडिया को एक मैसेज जाएगा कि 4 महीने गवर्नमेंट रहने के बावजूद सोहेल भाई, इसमें और एक चीज़ ये देखने में आई कि फ़र्ज़ कीजिए एक पार्लियामेंट्री हल्के में कांग्रेस की सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन उस हल्के में दूसरी पार्टी जीतने का अंदेशा है। हाँ, ये क्या है? वही बता रहा हूँ मैं आपको कि पब्लिक, वही बताना चाह रहा हूँ, पब्लिक ये जान चुकी है कि बीजेपी और रेवंत रेड्डी दोनों एक ही है। अच्छा, जब बीजेपी को वोट डालेंगे तो भी रेवंत रेड्डी को वोट डालेंगे तो भी बीजेपी। तो लिहाजा हम दोनों को पीछे करेंगे। हम हमारे कायद केसीआर के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमको जो चाहिए बेसिक ज़रूरत जो थी हमारी, पानी, नल, लाइट, ये सारे जो चीज़ें बेसिक थी, वो 9.5 साल में हमको तकलीफ़ नहीं हुई। तो क्लियरली मैसेज देना चाह रही है आवाम कि भाई हम तो जो है हमारे एक लीडर के साथ ही रहेंगे, हम इस बार वोट बटने नहीं देंगे। अल्लाह का शुक्र ये है कि ऐसे मौके पे जबकि केसीआर साहब की फैमिली पे ट्रबल कर रहे गवर्नमेंट, न चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनकी बेटी को ऐसे टाइम पे जो है ईडी केस में, जबकि राहुल जी कहते हैं कि
दिल्ली केजरीवाल साहब को झूठे केस में फंसाया गया है। वही केस की कड़ी में कविता जी भी है, जी मगर इनके बारे में नहीं कहते। तब वो झूठा केस है तो ये भी झूठा ही केस हुआ। मगर ये आवाम जान चुकी है कि भाई ये लोग पूरा प्लान करके, और सबसे अच्छी बात है जो रेवंत रेड्डी चीख के कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम, आज पब्लिक को समझ में आ गया बीजेपी की बी टीम कौन है और इन दोनों से मुकाबला करने वाली पार्टी कौन है। तो ये क्लियर मैसेज है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने, हमारे सामने जो सी पैक का जो सर्वे आया है, मैं समझता हूँ एक 10-15 दिन जाने के बाद ये सर्वे में और चेंजेस आएंगे और बीआरएस को मैं समझता हूँ 1-2 सीटें और आने के चांसेस रहेंगे, जो मेरे हिसाब से ये सर्वे में नहीं बता रहे, मगर वो भी आने के चांसेस है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और इसमें पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट का भी बहुत बड़ा रोल है इस इलेक्शन में। जी हाँ, पार्लियामेंट इलेक्शन एक्चुअली होता है उस कैंडिडेट के बेस पे, क्योंकि स्टेट का कुछ भी इशूज़ में नहीं रहता है। ये जो भी रहेगा पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ पहुँचाने का रहता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे पास जो है जितना भी मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ है, वो जानती है कि भाई एंटी एनआरसी या सी या जो भी हो, इसकी आवाज़ उठाना, उसको रोकना आज सबसे बड़ा चैलेंज डेमोक्रेसी का हो चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो आज लोग समझ चुके हैं कि भाई किसका साथ देना ज़रूरी है। तो ये इलेक्शन जनरली कैंडिडेट का फेस पे बहुत ज़्यादा नहीं, एक चीज़ इसलिए भी बता रहा था मैं, इनके नामा नागेश्वर राव साहब जो खम्भम के एमपी हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी में रहो जीतते हैं। जी पिछली बार तेलुगु देशम में थे, फिर उसके बाद टीआरएस में जीते, फिर अब जो है फिर बीआरएस में जीतने वाले हैं और तकरीबन सर्वेज उनके फेवर में जा रहे हैं। हालांकि बीआरएस का एक ही बंदा वहाँ जीता था एमएलए, तो बाकी सारे कांग्रेस के थे, लेकिन इनके चांसेस जीतने के ज़्यादा। वही बता रहा हूँ खैम भाई, यहाँ की आवाम, मैं बताया कि आपको 70-80% जो पढ़े लिखे रहने की वजह से इनको मालूम है कि पार्लियामेंट का एमपी का क्या काम हो सकता है, एमपी किधर आवाज़ उठाना है आपकी। जैसे कि बताते, अब एक घर में आप वालिद घर चलाता है, मगर ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर ही होता है, घर में बैठा हुआ रहता है। तो वो चीज़ लोग जानते हैं इलेक्शन में कि भाई हमको किसके साथ रहना है, कौन सा हमारा आदमी है। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, ये तो हमारा पहले सर्वे रिपोर्ट आई थी, अभी इसके बाद और सर्वेज आएंगे, फिर हम सोहेल भाई को फिर तकलीफ़ देंगे, क्योंकि एनालिसिस करना है। हम हर किसी को नहीं बुला सकते ऐसे मौके पर, क्योंकि बहुत सारी राजदारी की चीज़ें भी होती हैं, और जिसको नॉलेज हो अंदर की बाहर की, उन्हीं को मदऊ किया जाता है ऐसे सर्वे के एनालिसिस के प्रोग्राम्स में। तो नाज़रीन दीजिए इजाज़त, और मैं चाहूँगा सोहेल भाई फिर आएंगे आप सेकंड सर्वे रिपोर्ट में। इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ ज़रूर आएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये सर्वे सही हो, और जैसा सोहेल भाई ने बताया कि और 2 सीटें बढ़ सकती हैं, देखते हैं सोहेल भाई का भी एनालिसिस। तो आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में 10:30 बजे। ज़रूर देखिए इसका रिपीट टेलीकास्ट। खुदा हाफिज़।